नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है और जो एक बात सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो ये है कि फर्टिलिटी रेट। दरअसल बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए फर्टिलिटी रेट जो है वो कम करना जरूरी था और हम साल से और बल्कि सालों से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब फाइनली फर्टिलिटी रेट कम होकर 2 हो चुका है, लेकिन इस कम हुए फर्टिलिटी रेट ने भी कई सवालों को जन्म दिया है। आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, जनसंख्या कम होगी, हम तो काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस पर सवाल क्यों उठाना। हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम इस पर कुछ सवाल उठे हैं जिनमें जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अपने सवालों के जवाब लेंगे और साथ ही जानेंगे घटते फर्टिलिटी रेट के मायने क्या हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट और फिर करेंगे बात। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताजा आंकड़ों की माने तो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.35, झारखंड 2.26 और मणिपुर 2.17 जैसे राज्य हैं जहां फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि फर्टिलिटी रेट में कमी फैमिली प्लानिंग को लेकर लोगों में जागरूकता के चलते आई है या इसकी वजह कुछ और है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, मामला तो आपको समझ आ गया। अब हमारा जो सवाल है वो बड़ा सिंपल है कि ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुई है उसकी वजह क्या है। फर्टिलिटी रेट कम होना हमारी कोशिशों और समझदारी का परिणाम है या वजह कुछ और है, और कामकाजी वर्कफोर्स का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे गेस्ट में डॉक्टर हरिकेश परसाई जो कि गायनाकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं लीलावती हॉस्पिटल के, वो मौजूद हैं। देवेंद्र कुमार जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं लाडली फाउंडेशन के, वो मौजूद हैं। और श्रीनिवास कोहली जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलिटी एंड सोशल डेमोग्राफी IIPS मुंबई। सबसे पहले डॉक्टर हरिकेश आपके पास चलते हैं। जरा हमें भी और हमारी जनता को भी एक बार थोड़ा आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाइए कि जन्म दर या फर्टिलिटी रेट क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। सर्वे है, पहले शुक्रिया मेरे को आपने बुलाया इस प्रोग्राम पे। और मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे है ना वो कम से कम 6 लाख हाउस होल्ड्स पे किया गया है। 2019 से 2021 के दरमियान ये सर्वे किया गया था और 6 लाख से ज्यादा औरतें और 7 लाख से ज्यादा औरतें और 1 लाख से ज्यादा आदमियों को क्वेश्चन पूछ के इन्होंने ये सर्वे किया हुआ है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो इम्पोर्टेंट एक पहलू है इसका, यानी कि जो कपल है उसके बच्चे कितने होते हैं पैदा। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, चिल्ड्रन बॉर्न पर कपल या पर वुमेन। तो नॉर्मली एक कपल होगा तो 2 बच्चे हो जाएंगे तो बराबर फर्टिलिटी रेट संतुलन में रहेगा। थोड़ा जरा ज्यादा होएगा 2.1 तो जरा थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। एकदम ज्यादा होएगा जैसे कि हमारी जो पहले सर्वे हुआ था 2015 में, तो फर्टिलिटी रेट 2.2 था, वो अभी धीरे धीरे फॉल होके 2.0 हो गया है। तो एक बैलेंस आ गया है। अभी उसको बैलेंस को अच्छी तरह से मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। हमारे जो 5 आपने बोला था, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर, इसमें 2 से ऊपर फर्टिलिटी रेट है और बाकी में फर्टिलिटी रेट अभी 2 पे आया है। कई राज्यों में थोड़ा कम भी है, 1.9 भी है। और इसका मतलब क्या है कि 2 चीज है। एक यानी कि हमारा जो फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम था, हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो NGOs है, सोशल वर्कर्स है, और उनका जो एक कैंपेन था वो उसका असर पड़ रहा है। और सेकंड है लोग भी एजुकेशन, जैसे एजुकेशनल लेवल बढ़ती है वैसे लोग कम बच्चे पैदा करना चालू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे को सब कुछ मिलना मांगता है, उसको एजुकेशन मिलना मांगता है, उसको खाना पीना, हाउस होल्ड मिलना मांगता है, तो प्रोटेक्शन आ जाता है। और मेरे को नहीं लगता है जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी लॉन्जेविटी बढ़ रही है। मैं अभी 62 ईयर्स का हूं, मैं और 20 बरस काम कर सकता हूं। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि यंग पॉपुलेशन घटेगी? अरे हम क्या बड़े नहीं काम कर सकते? एक युवल मोसेस करके एक ऑथर है, वो बोला है कि अभी और 20 बरस में लॉन्जेविटी जो है वो 150 होने वाली है। 150 बरस तक हम जी सकते हैं, ऐसे लॉन्जेविटी होने वाली है। तो आप जो सीनियर सिटीजन, अभी आप उनको सीनियर मत बोलना। हमारे जैसे लोग, हम यंग है, हम 90 बरस तक काम कर सकते हैं देश के लिए। तो ये जो बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा है।
जी आपने बोला कि आप 62 के हैं और आप काम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं आप 90 या 100 बरस तक इसी तरह से स्वस्थ रहें और अपनी सेवाएं देश को देते रहें। श्रीनिवास सर, आपके पास आना चाहूँगा। ये जो आंकड़ा है 2.8, 2.2, 2.12, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे हमें कि कहाँ पे जाके जो सोशल डेमोग्राफिक्स है वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, किस आंकड़े पे आप सही हैं और किस आंकड़े पे आपका जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि हरिकेश ने कहा कि पहले 2.2 थी, अब 2 हो गई है। इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि देखिए एक आम आदमी के लिए तो ये तो 0.1 या 0.2 के नंबर्स हैं, लेकिन आप थोड़ा हमको समझाएं कि इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है। ये 2.1 हम लोग जो है अपना जो ये डेमोग्राफिक लैंग्वेज में उसको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बोलते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि 2 बच्चे 2 पेरेंट्स को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो वो जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी की वजह से 2 बच्चे अगर 2 पेरेंट्स को रिप्लेस करता है, वो पॉपुलेशन में बैलेंस बना रहता है। उससे ज्यादा होता है तो पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा होगी, उससे कम होता है तो पॉपुलेशन कुछ समय के बाद वो पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ में चले जाएगी। अगर जब पॉपुलेशन नीचे चले 2.1 से कम होके अगर ज्यादा दिन वो उसी तरह रहेगी तो वो कुछ दिन के बाद वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है नेगेटिव में चले जाएगी। और जहां तक आपका बात है कि ये कब प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए इकोनॉमी के लिए जो हमारा जो स्टडीज ये कहता है कि अगर बहुत ज्यादा दिन कोई भी कंट्री में अगर 2.1 से पॉपुलेशन कम है, और बल्कि स्पेशली जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है, ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जहां पे फर्टिलिटी 1.4, 1.2, 1.3 ऐसा 1.6 इस तरह बहुत ही नीचे जब तक गया है, वहां पे वो अभी जो कंट्रीज है वो बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। बेसिकली उनका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है लेबर फोर्स शॉर्टेज। ठीक है, तो वो अभी कोई भी दुनिया में मतलब जो पहले कंट्रीज रिगरस पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को जो भी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, पर्टिकुलरली चाइना को देखिए आप, वो अभी पछता रहा है। अभी उन लोग पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहता है। मोस्ट ऑफ दी यूरोपियन कंट्रीज अभी इंसेंटिव्स देता है बच्चा पैदा करने के लिए। क्यों? बिकॉज उन लोग रियलाइज किया है कि वो हाँ, बट लेकिन 2.1 से ज्यादा मतलब 2 पेरेंट्स 2 बच्चे से ज्यादा अगर फर्टिलिटी रहेगा वो फिर मतलब कोई भी कंट्री के लिए फिर वो भी एक फायदेमंद नहीं है। बट लेकिन इंडिया जो भी अचीव किया है आज, वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मात्र 45 साल में हम लोग ने जब 1975 में फर्स्ट टाइम फर्टिलिटी ट्रांजिशन का हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट देखा था, वहां से सिर्फ मात्र 45 साल में हमने ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को पूरा किया है 2020-22 में। वो इसी जो ट्रांजिशन है फ्रांस और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में 225-215 साल लगा है। हमसे पहले सिर्फ चाइना ने अचीव किया 20 साल में, बट लेकिन वो एक कोहेसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एक वन चाइल्ड पॉलिसी के थ्रू बहुत ही स्टेट ने कोहेसिवली इंप्लीमेंट किया था उस चीज। बट लेकिन हम लोग भी थोड़ा बहुत मतलब इमरजेंसी के टाइम पे थोड़ा बहुत कोहेसिव हुआ था, बट लेकिन हमारा तो एक रिगरस इम्प्लीमेंटेशन, जो अपने पहला स्पीकर ने कहा था कि काफी लोग ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम जिस तरह इम्प्लीमेंट किया है, एक तरह बोल सकता है कि एक बहुत बड़े अचीवमेंट है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितने स्टेट्स ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव किया है, सभी एक स्थिति में नहीं अचीव किया है। अभी जो स्टेट्स ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव किया है, वहां पे इन्फेंट मोर्टालिटी सेम नहीं है, एजुकेशनल लेवल सेम नहीं है, जीडीपी पर कैपिटा सेम नहीं है। तो दैट मीन्स जो हर स्टेट की अपनी रास्ता भी अलग था वहां पे जो फर्टिलिटी अचीव करने का। हम लोग अपनी जो स्टडीज के थ्रू कहता है फैमिली प्लानिंग, एजेड मैरिज को इम्प्रूव, फैमिली प्लानिंग को प्रोवाइड करना, एजेड मैरिज को इम्प्रूव करना और एजुकेशन को बढ़ाना, ये और इन्फेंट मोर्टालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट मोर्टालिटी को डिक्लाइन का, आप बिहार की बात कर रहा है, यूपी की बात कर रहा है,
वहां पे फर्टिलिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पे अभी भी अगर एक ही बच्चा से या दो बच्चे से फैमिली को एंड करते हैं, फैमिली को आप समाप्त करते हैं, वहां पे वो दो बच्चा सरवाइव होगा उसकी गारंटी नहीं है। तभी वो लोग उससे ज्यादा बच्चे को जन्म दे रहा है। आप अभी यहाँ पे सिर्फ TFR टोटल फर्टिलिटी रेट देख रहा है, बट अब उसमें एक और, उसी रिपोर्ट में एक और इंडिकेटर है वांटेड फर्टिलिटी। मतलब लोगों को, ये तो टोटल फर्टिलिटी रेट एक्चुअल फर्टिलिटी रेट है, जो एक क्वेश्चन है कि आपको कितना बच्चा चाहिए, अगर उसको उसके थ्रू अगर आप एस्टिमेट करेंगे, ये कई स्टेट्स में, मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में, और कोई भी सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कहीं पे भी वो 2.1 से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या पता चलता है? मतलब कोई भी पेरेंट, कोई भी विमेन और कोई भी कपल दो से बच्चे से ज्यादा नहीं चाहता है। मोस्ट ऑफ द लोग 1 or 2 चिल्ड्रन में एंड करना चाहता है, बट उनको जो मीन्स है कंट्रोल करने की मीन्स है, मतलब उसको अपना डिजायर्ड फैमिली को अचीव करने का मीन्स, स्पेशली फैमिली प्लानिंग और सर्वाइवल, बेटर सर्वाइवल, चाइल्ड सर्वाइवल, वो दो अगर आप इंश्योर करेंगे, ये जो स्टेट्स है जो आप जितना नाम लिया है, ये जो स्टेट्स हम लोग कहते हैं एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स, मोस्ट ऑफ देम, सो उसमें भी फर्टिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है। चलिए देवेंद्र सर आपके पास आऊंगा इसी सवाल को लेकर। कैसे देखते हैं इस आंकड़े को? क्या बहुत समय से जो कोशिशें चल रही थी हिंदुस्तान में फैमिली प्लानिंग की एक जो परिभाषा है उसको समझाने की, वो काम आई है? क्या ये समझ आई है कि एक ही बच्चे करें या दो ही बच्चा करें, उसको ढंग से पालें? क्योंकि अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में नंबर जो फर्टिलिटी रेट का है वो और कम हो जाता है। तो क्या थोड़ा सा एक सेंस वो भी आया है, इन्फ्लेशन इतना है, महंगाई इतनी बड़ी हुई है इतने सालों से, तो लोगों को लग रहा है कि ढंग से एक या दो बच्चों को ही पाल के उन्हें ही सही सुविधाएं दे दें इंस्टेड ऑफ और ज़्यादा बच्चे करने के? देखिए, इसको मैं दो परिवेश में बताना चाहूँगा। अभी जो दो पैनलिस्ट ने और आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन का जो लेवल बढ़ा है उससे लोगों में समझ आई है, और उस समझ के कारण जो है, जो पहले बहुत ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, अब लोग स्टक कर गए हैं और जितना 2 बच्चों पे 3 बच्चों पे रुक जाते हैं। लेकिन एक दूसरा परिवेश जो सामाजिक परिवेश है वो हमें समझना पड़ेगा, और इस परिवेश जो पहले वाला पॉइंट था उस पर तो डेफिनेटली हमें चीयर्स करना चाहिए और वो बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन एक जो दूसरा परिवेश है वहां पर बहुत बड़ी चिंता भी है। वो चिंता ये है, जो दूसरा परिवेश है, कि एक वो समुदाय या एक वो जिसे हम कहेंगे द टारगेट पॉपुलेशन जो पहले बहुत ज्यादा बच्चे कर रही थी, वो अब कम बच्चों पर आ गई है या नहीं आई है। लेकिन एक ऐसी पॉपुलेशन है जो 2 बच्चे चाहती है और उनके एक भी नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसका मैं जिस NFHS 5 की रिपोर्ट पर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं, उसी NFHS 5 की रिपोर्ट ये भी कहती है कि पिछले 5 सालों में डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस डबल हुआ है, एंड द सेक्सुअल वायलेंस लीड्स टुवर्ड्स द इनफर्टिलिटी। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं इस बात को। जब हम एनीमिया अमंग वुमेन की बात करते हैं, मैरिड वुमेन की बात करते हैं, तो वो भी बड़ा है। एट द सेम टाइम जब हम टेस्ट करते हैं कि ड्रंकेड हस्बैंड में एनीमिया का क्या स्टेटस है, तो वो कम है। एक आदमी एक औरत एक ही घर में रह रहे हैं, उस घर में आदमी शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, और वो एनेमिक नहीं है। एक विमेन है जो खाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसको खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो एनेमिक है। तो जो फर्टिलिटी रेट गिरा है, इसका एक बड़ा कारण जेंडर बेस्ड वायलेंस भी है। इसका एक बड़ा कारण सेक्सुअल वायलेंस का और डोमेस्टिक वायलेंस का इजाफा होना भी है। ड्यूरिंग कोविड किस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं, घरों में अपराध बढ़े हैं, वो एक बड़ा कारण है। और ये वो ग्रुप है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो बच्चा चाहते हैं, एक बच्चा भी चाहते हैं, लेकिन उनके एक भी नहीं हो रहा है। पहले हमने कभी नहीं देखा था कि ऑटो के पीछे ऐड चलती थी कि टेस्ट ट्यूब बेबी करा लीजिए या IVF करा लीजिए। पहले कोई 5 साल पहले इस तरीके की एड्स नहीं होती थी। आप इसका भी ग्राफ उठा करके देखिए कि पिछले 5 सालों में IVF का बिजनेस कई गुना बढ़ा है।
देवेंद्र सर, डॉक्टर हरिकेश आप ही के पास आऊंगा। देवेंद्र सर के सवाल को लेकर आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि एक तो बात हुई जो लोग बच्चा नहीं करना चाहते हैं, दूसरा इनफर्टिलिटी, पहले हम वुमेन की बात करेंगे क्योंकि जो देवेंद्र सर ने बात कही है वो इस परिवेश में करी है कि बहुत महिलाएं एनीमिक हैं आज के ज़माने में। पहले मैं उस पर आपकी व्यू लेना चाहूँगा, फिर मैं अगला ही क्वेश्चन उसके बाद आपसे लूँगा मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। आई मीन इनफर्टिलिटी का इधर ज्यादा ये एनालिसिस में जिक्र नहीं है तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट ओवरऑल इफ देखा जाए तो मीन्स मैंने जो NHF 5 सर्वे पढ़ा है, इससे ऐसा लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट हमारे देश में सब जगह हो रहे हैं। देखो आप सेक्स रेशियो भी देखो तो सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो रहा है, 1020 991 था 2015 में, अभी 1020 हो गया, या 5 ईयर का सेक्स रेशियो 919 था वो 929 हो गया है। तो बहुत कुछ मैं देख रहा हूँ कि एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और इसका एक मैंने देखा है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, क्योंकि मैं नॉट ओनली इनफर्टिलिटी करता हूँ बट मैं फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, प्रेसिडेंट इलेक्ट होने वाला हूँ, प्रेसिडेंट 2000 अक्टूबर में। तो हम लोग का जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ का जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक हॉस्पिटल में बर्थ का स्टैटिस्टिक बढ़ रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छा माहौल मेरे को लगता है हो रहा है हमारे देश में। आप आना चाहते थे इस डिस्कशन में, आपकी क्या राय है यहाँ पर? ताकि फर्टिलिटी डिक्लाइन का, इनफर्टिलिटी का और डोमेस्टिक वायलेंस का इतनी मतलब आप अगर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग उसको 100% में प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन आप निकालेंगे, उसमें उनकी बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं रहेगा। देखिए हम लोग प्रॉक्सिमेट डिटरमिनेंट्स बोलता है, प्रॉक्सिमेट डिटरमिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी, मतलब जो बहुत ही नजदीक की जो उनका डिटरमिनेंट्स कौन सा है, मतलब जो कॉजेस कौन सा है, उसमें हम लोग 4 को बहुत ही ज्यादा मेहनत दिया, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फैमिली प्लानिंग, एजेड मैरिज, अबॉर्शन एंड पोस्टमार्टम अमेनोरिया। उसमें पोस्टमार्टम अमेनोरिया का, अबॉर्शन का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन का कंट्रोवर्सी है, कितना है वो बोल के। अबॉर्शन का लोग कहता है कि अबॉर्शन की कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है, बट लेकिन हमारे पास एक ऐसी स्टैटिस्टिक्स नहीं है जो अबॉर्शन की कंट्रीब्यूशन को हम रिलायबल सोर्स के थ्रू बता सकते हैं। बट हाँ, अबॉर्शन की कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा जो दो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजेड मैरिज और फैमिली प्लानिंग। एजेड मैरिज बड़ी है, वो उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और एजेड मैरिज बढ़ने में एजुकेशन की भी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का भी कंट्रीब्यूशन है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का भी कंट्रीब्यूशन है एजेड मैरिज बढ़ने में, ठीक है ना। स्पेशली चाइल्ड मैरिजेस को हमने सिग्निफिकेंटली अवॉइड किया है, वो उसकी भी वजह से भी फर्टिलिटी काफी डिक्लाइन हो गई है। बट इंडिया में अगर इंडिया, देखिए मैं एक बात कहा था, इंडिया की जो फर्टिलिटी ट्रांजिशन है ना, वो एक नॉर्मल ट्रांजिशन नहीं है, इट्स वेरी मतलब क्या मतलब अननेचुरल है, क्योंकि ये जो नॉर्मल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ है वो हर जगह 100 इयर्स से ज्यादा हुआ है। जब यूएस के देखो 140 इयर्स, फ्रांस में 250 साल, अब हर जगह 100-200 इयर्स हमारे पास। तो उसमें इतना अगर वो इतना अननेचुरल वे में अगर कितना कम टाइम में हुआ है, मतलब वहां पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की जो कंट्रीब्यूशन है उसको सबसे ज्यादा हमने वो इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जो हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के थ्रू हमने जितने भी मैसेजेस पहुंचाया, और फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव, स्पेशली फीमेल स्टेरिलाइजेशन, मेल स्टेरिलाइजेशन एक टाइम पे था, बट लेकिन अभी बहुत ही उसकी कंट्रीब्यूशन। चलिए डॉक्टर हरिकेश आपके पास आता हूँ एक सवाल लेके, कि जो बात हमसे डॉक्टर श्रीनिवास कह रहे हैं कि एक सवाल तो हो जाता है कि रूरल और अर्बन में कितना फर्क है। एक और बहुत बड़ा सवाल है कि आज के ज़माने में जब आप एक वर्किंग कल्चर की बात करते हैं, अर्बन कल्चर की बात करते हैं, तो वहाँ कई बार एक बच्चा, कई बार नो किड्स, कि हमें बच्चे चाहिए नहीं, वो भी एक पॉपुलेशन जो है अब थोड़ी बढ़ती आ रही है। क्या आपके आसपास, क्योंकि आप लीलावती में हैं, बॉम्बे में हैं, आप एक बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन से लगातार डील करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो भी बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी लेट मैरिज करते हैं तो उनको इनफर्टिलिटी दिक्कत आ रही है? बहुत सारे लोग हैं जो अब एक नो किड या 1 किड पॉलिसी पे ही आके रुकना चाहते हैं। नहीं, बहुत से ऐसे लोग जरूर है जो डबल इनकम नो किड्स भी होते हैं, यानी बच्चे चाहते ही नहीं है,
यदि मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि सर हमारा शादी हो गया बट हमको मालूम है कि हमको बच्चे मांगते हैं, तो हम एम्ब्रियो बना के फ्रीज करके रखेंगे, अभी प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं है पर बाद में नहीं होगी तो इसलिए फ्रीज करके रखेंगे। ऐसे बहुत लोग आते हैं हमारे पास। तो इनफर्टिलिटी का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट ये ओवरऑल जो इनफर्टिलिटी का आप प्रिवेलेंस देखेंगे तो 5 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो ये जो प्रिवेलेंस है इसका इम्पैक्ट कितना है हमारे देश के फर्टिलिटी पे, आई कांट गिव यू द आंसर टू इट, मैंने आंसर नहीं दे सकता हूँ। मैं ये इतना बता सकता हूँ कि प्रीवियस जो स्पीकर बोल रहे थे जैसे कि फैमिली प्लानिंग मेथड्स का जो 66.7% कवरेज अभी हुआ है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे जो फैमिली प्लानिंग मूवमेंट की है वो वॉलंटरी है। वॉलंटरी मूवमेंट से इतना इम्पैक्ट, यानी बिना कोई कोएर्शन के बिना इतना इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही अलग तरीके की कंट्री है। बहुत, मैं कल भी कोई फ्रेंड से बात करता हूँ कि हम लोग की थॉट प्रोसेस कितनी लिबरल है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में अबॉर्शन की कंट्रोवर्सी चल रही है, पर हमारे इंडिया में ये कंट्रोवर्सी ही नहीं है। तो ये जो हमारे समाज की जो एडवांस थॉट प्रोसेस है और वो जो ट्रांसलेट होते हैं इनफर्टिलिटी में, ट्रांसलेट होती है फर्टिलिटी में, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस में, धीरे धीरे जो देखो अब रेशियो भी चेंज हो गया है। तो ये सब, ये एक अच्छा डायरेक्शन हमारे कंट्री को मिल रहा है। और जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बोला कि शायद ये जो जरा रैपिड है कम्युनिटी, पर हमारा इंडिया जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट इंडिया है। हम बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो एनालिसिस करके मॉडिफाई करके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। चलिए देवेंद्र सर आपके पास आता हूँ इसी सवाल को लेकर। पहली चीज़ क्या है, वॉलेंट्री है जो ये नंबर में चेंज आया है, और दूसरा क्या मेथड्स रहे हैं जिनकी वजह से आज आप इसमें बदलाव देखते हैं। और जो आइडियल हमेशा कहा जाता है कि 2.1 है, हम 2 पे हैं, तो क्या आगे जाके डेमोग्राफिकली ये दिक्कत दे सकता है? ग्रास रूट पे काम करते हैं और रूरल स्लम्स और अर्बन स्लम्स दोनों में काम करते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं एंड दीज पीपल आर टेक्निकल पीपल, तो टेक्निकलिटी पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, दे आर मच 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 सीनियर देन मी, बट मैं कुछ बेसिक चीजों पे जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर आज से जब आप 7 साल पहले 8 साल पहले ना सर टीवी पर ऐड नहीं आया करती थी कि 72 घंटे में आप दवाई ले लीजिए और बच्चा गिर जाएगा। जो दवाइयां पहले डॉक्टर की रिकमेंडेशन से डॉक्टर दिया करते थे, पिछले कुछ सालों में उनका ऐसा बाजारीकरण हुआ है कि वो जनरल स्टोर पर भी मिलनी शुरू हो गई है। छोटे छोटे जो स्लम्स है ना सर, वहां पर मैं दवाइयों के नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ब्रांड्स का मामला आ जाता है, तो लेकिन हम सब आप सब जानते हैं कि मैं किन दवाइयों की बात कर रहा हूँ, जो एक गोली खाइए 72 घंटे के अंदर और बच्चा नहीं होगा। तो टीवी पर जब ऐड आनी शुरू हुई और बड़े बड़े कलाकारों ने ऐड उनमें मतलब ब्रांडिंग करनी शुरू करी, तो जो कम पढ़ी लिखी भी जो महिलाएं थी, जो डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, डॉक्टर नहीं जा पाती थी या वेट नहीं कर पाती थी, इधर आप इंटीमेट हुए और अगले दिन आपने टैबलेट ले लिया, ये वाले केसेस बहुत ज्यादा बढ़े। हमने इस पर पिछले साल एक सेमिनार किया था, बहुत बड़ा सेमिनार किया था। उसमें सर हमने कॉलेज गर्ल्स से भी बात करी, स्लम गर्ल्स से भी बात करी, वुमेन से भी बात करी, जो मैरिड वुमेन है उनसे भी बात करी। उन सभी के बीच जो पहले माला टी का कंसेप्ट होता था कि 30 दिन तक जो है या डेली कॉन्ट्रासेप्टिव लेनी है वो लेनी है, सर वो कंसेप्ट खत्म हुआ और ये वन टाइम वाला इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये जो जिस रेशियो पर और जिस डेटा पर हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत ही इफेक्टिव रोल उसका है। ये जो मेथड पिछले कुछ दिनों में आए हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। कॉस्मेटिक के रूप में दवाइयां मिलने लगी हैं और उसके जो हार्म्स हैं वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। हमने इस पर भी सेशन किया था कि क्या ये दवाइयां हार्मफुल हैं, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि नहीं, ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। लेकिन उन्हीं डॉक्टर्स ने ये भी एक्सेप्ट किया था कि अगर बिना डॉक्टर की परमिशन के या बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर हर महीने इंटीमेट होने के बाद अगर महिलाएं ये दवाई बिना उसके खा रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट आने वाले टाइम में आएंगे या आ रहे होंगे। तो सर ये भी एक बड़ा कारण है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और बहुत सारी चीजें समाज में और बाजार में आई हैं जो एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। नो डाउट एजुकेशन और जो गवर्नमेंट के जो एफर्ट रहे हैं, चाहे आशा वर्कर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जिसको हम भूल रहे हैं, आशा वर्कर्स जो गांव-गांव स्लम पहुंच करके जो किसी विमेन के साथ और गवर्नमेंट की जो मैटरनिटी सेंटर होता है उसके बीच में ब्रिज का काम करती हैं, उन्होंने जो गांव में जाकर महिलाओं को जो अवेयरनेस दी,
चलिए, वो एक देवेंद्र सर, मुझे आपको यहाँ पे काटना पड़ेगा। दरअसल हमारा समय खत्म हो चुका है और हम हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मुझे बता रहे हैं कि हम ओवर जा चुके हैं। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में हमें और अवगत कराने के लिए। चलिए, आप ET Now स्वदेश देखते रहिए, आगे आने वाले हैं स्वदेश आप। वो जो हारना नहीं जानते, हर क्षेत्र को साथ लेके आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को छू के पीछे नहीं